हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 7 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स, आपकी ये क्लासेज आज से शुरू की जा रही हैं, जिसमें हम आपको आपके मैथ साइंस और आपका आर्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसको भी हम यहाँ आराम से अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके इजी नोट्स के ये प्रश्न रहेंगे, लेकिन इन इजी नोट्स के प्रश्न के अलावा भी आपको बहुत कुछ मैटर यहाँ समझने को मिलेगा, प्लस आपको एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लें। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आज का ये हमारा पहला सेशन है और पहले सेशन में ही हम अपना एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा के टॉपिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को शुरुआत करते हैं, फिर आईसीटी के लाएंगे। आपको इसी चैनल पर आपको पर डे 3 से 4 वीडियोस देखने को मिलेंगे। इससे होगा ये कि आप बेशक आपने अपने पास से लगा लिए हों, फिर भी आपको ये कंफर्म रहेगा कि कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं, तो आप कान में लीड लगा के भी इसको सुन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सबसे पहले सेशन को। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला जो पॉइंट है और पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा मीन्स आधारभूत अवधारणा। ठीक है, आज हम अपने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से ही कंप्लीट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण जो है वो आपका किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जो है वो आपका किन दो शब्दों से, तो वो दो शब्द कौन कौन से, तो वो है आपके परिधन आवरण। आपका परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है, मतलब जो चारों ओर से घेरे हुए जो वायु का आवरण है, इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। आखिर में ये कथन किसने कहा है, तो हमारा ये कथन कहा है एच फिटिंग ने। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिएगा कि जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग, आप किसी का कुछ भी फिट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप वहाँ जोड़ते ही तो हैं। तो जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, जोड़ ही आपकी क्या फिटिंग है। तो इससे आप एच फिटिंग को याद कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आपका है ये डोरेनवेर। ये ऐसा नाम नहीं है, ये डोबेराइनर है। ठीक है, आपका डोबेराइनर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। तो डोबेराइनर ने पर्यावरण के कारकों को आपका 7 कारकों में वर्गीकृत किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 कारकों में। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है। जब हम बात करते हैं कि पर्यावरण ज्ञान की, तो पर्यावरण ज्ञान का जो सर्वप्रथम हमारा जो स्रोत है वो हमारा यूनानी साहित्य, यूरोपीय साहित्य, चीनी साहित्य और भारतीय साहित्य। तो इन सब में से हमारा जो इसका स्रोत है वो है हमारा यूनानी साहित्य, क्योंकि यूनान में ही सबसे पहले पर्यावरण पर फोकस किया गया, तो हमें वहीं के ज्ञान से पता चलता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। आखिर में पर्यावरण है क्या, तो देखिए पर्यावरण है क्या, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होते हैं आपके पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तथा उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, इन सभी को हम पर्यावरण ही कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। हमारा अगला पॉइंट है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये आपका कहा है सीसी पार्क ने। सीसी पार्क ने कहा है
कि जो पार्क होता है वो आपका हर जगह से घिरा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप अपना याद कर सकते हैं कि संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा क्या रहता है, आपका पार्क घिरा रहता है। तो सीसी पार्क हो जाएंगे हमारे मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला है लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है। तो जो आपके लैंडिस हैं इन्होंने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला पॉइंट है कि प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी, आपका एक बुक है प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी, इसके लेखक कौन है, तो आपके इसके हैं एजी टर्नसले। ठीक है, एजी टर्नसले आपके प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक हैं। चलिए हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखिए 9वां क्या कहता है कि जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। आपकी जो जलवायु है इस जलवायु में आपके कौन कौन से कारक है, तो देखिएगा आपकी जो जलवायु जो पर्यावरण है उसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी आपको देखने को मिलता है, वर्षा और नमी, आर्द्रता मीन्स नमी भी देखने को मिलती है और आपको टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ये सभी कारक हैं, ये हमारे जलवायु के प्रमुख कारक हो जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यावरण जो है वो एक वह शक्ति है जो प्रभावित करती है, क्योंकि पर्यावरण हमारी एक वह शक्ति है जो प्रभावित करती है। तो हमें प्रभावित कौन करता है, हमें प्रभावित रो से करते हैं, रो से। हम रो कर कैसे प्रभावित करते हैं, हम रो के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, तो रोसे से आप रिलेट कर सकते हैं कि पर्यावरण एक वह शक्ति है जो प्रभावित है, किससे, रोसे से। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि मृदा की विशेषताएं निम्न हैं। तो मृदा हमें कैसी मिलती है, तो मृदा धरातल की उथली परत का नाम है, बिल्कुल सही बात है। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है मिट्टी में ही तो आपको पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं जिससे आपकी खेती बाड़ी हो जाती है। और मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी मृदा में ही नाइट्रोजन होता है, इसी में कार्बन होता है और इसी में जल होता है, तभी तो आपके पेड़ पौधे पनप पाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला है कि पर्यावरण एवं अविभाज्य संविष्ट है। जो पर्यावरण है वो हमारा कैसा, अविभाज्य संविष्ट है, इसकी रचना होती है। तो रचना कैसे होती है आप देख सकते हैं, भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी इसकी जो रचना है वो होती है आपकी भौतिक से, जैविक से, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, क्योंकि सभी से मिलकर ही तो आपका पर्यावरण बना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है। भौतिक पर्यावरण की तत्व की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी भौतिक हैं, सभी भौतिक है। आपका बल्ब है भौतिक है, साइकिल है भौतिक है, पंखा है भौतिक है, सारा कुछ ही आपका भौतिक है। अब देखिए जिसमें आपका खनिज है ये भी आपका एक भौतिक तत्व है, मिट्टियां हैं ये भी आपका एक भौतिक तत्व है, भूमि के रूप है ये भी आपका भौतिक तत्व है, क्योंकि इनका निर्माण आपने नहीं किया है। ठीक है, ये हमें प्राकृतिक ही मिला है। अब कह रहे हैं कि कौन नहीं है, तो वस्तियां, क्योंकि वस्तियां हमने खुद बनाई है, तो ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है। तो हैबिटेयर जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, ये बात किसने कही है। तो ये बात कही है आपकी HB चित्ती बाबू ने, HB चित्ती बाबू ने कही है ये बात कि शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती हैं। आपकी जो क्रियाएं हैं वो किसको, पर्यावरण को जन्म देती है। कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे HB चित्ती बाबू कह रहे हैं इस बात को। हमारा अगला है कि पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पर्यावरणीय भविष्य का आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपका फिनलैंड में हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। ठीक है, हमारा अगला है एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो आपका ये आपका हुआ था बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में, आपका ये हुआ क्या, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये सेमिनार आपका कहाँ हुआ, ये सेमिनार आपका बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में हुआ। हमारा अगला है मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं। ठीक है,
हमारा अगला है कि हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? तो उन्होंने 25 विशेषताओं को तैयार किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 विशेषताएं। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है? विकासशील देशों में पर्यावरणीय शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? तो विकासशील जो देश हैं उनमें पर्यावरणीय शिक्षा का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। ठीक है, अगला है हमारा मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? मतलब पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा सब कुछ जीवन दिनचर्या सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए सामाजिक विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वैज्ञानिक विकास हेतु, इन सभी के लिए हमारी पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है मनुष्य के लिए। ठीक है, अगला हमारा पर्यावरणीय शिक्षा में आवश्यक है। तो पर्यावरणीय शिक्षा में क्या होना चाहिए? आपको ज्ञान होना चाहिए और आपको उसके साथ साथ आपको समझ भी होनी चाहिए, साथ में आपको अंदर जागरूकता होनी चाहिए और आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, मीन्स कौशल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा अगला है कि पर्यावरणविद डॉबे राइनर, ये आपका डॉबे राइनर है, इसमें गलत लिखा है। ठीक है, डॉबे राइनर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? तो डॉबे राइनर ने पर्यावरण के कारक आपके 7 कारक बताए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है कि पर्यावरणीय शिक्षा, आपके जो पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है, तो पर्यावरणीय शिक्षा से किसका विकास होता है? पर्यावरणीय शिक्षा से आपका चेतना का विकास होता है, जागरूकता का भी विकास होता है और व्यवहारिकता का भी विकास होता है। क्योंकि जो पर्यावरणीय शिक्षा है ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है और हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं ये सभी में विकास लाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हमारा अगला पॉइंट है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? आप समझ रहे हैं यहाँ किसकी बात की जा रही है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की। प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति ने हमें खुद दिए हैं, जैसे कि आपका झील है। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा झील। अब आप कहेंगे कि खेत, बांध और पार्क, तो खेत, बांध और पार्क ये हमने बनाई है, ये कृत्रिम है, लेकिन झील आपकी कैसी है? तो झील आपकी प्राकृतिक है। ठीक है, अब आप ऐसे कहेंगे कि कुछ झीलें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, तो वो आपकी इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब अगला आ जाता है हमारा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम का मतलब है खुद से बनाया हुआ। आपकी प्रवाल भित्ति कृत्रिम नहीं है, ये आपकी प्राकृतिक है। वेटलैंड मीन्स आर्द्रभूमि आपकी, ये भी आपकी प्राकृतिक है और तालाब भी आपके प्राकृतिक हैं। लेकिन आपका जो खेत है ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि हमने खेत की जो भूमि है उसको हमने ही तैयार किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खेत। हमारा अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो क्या है? तो ये आप समझ सकते हैं कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है जिसमें लवणीय जल हो, तो वो आपकी है प्रवाल भित्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपकी प्रवाल भित्ति। हमारा अगला है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? आप देख सकते हैं कि कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? कवक को। तो कवक आपका एक अपघटन करता है। कवक, ठीक है, कवक आपका कैसा है? कवक आपका एक अपघटन करता है, क्योंकि कवक और शैवाल मिलकर ही निर्माण करते हैं, तो इसलिए आपका जो कवक है वो अपघटन करता है। हमारा अगला पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है इसकी? यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, ये एक विवृत तंत्र होता है, ये सभी। तो आपको बता दें कि आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है ये एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रकृति ने ही हमको दिया है, इसके कोई आयाम भी नहीं होते। अगला हमारा आता है कि उत्पादक, आपके जो उत्पादक होते हैं, जो निर्माण करते हैं, उपभोक्ता जो उन्हें खाते हैं, अपघटक जो बिल्कुल से समाप्त कर देते हैं, जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। तो तीनों ही मिलकर आपके जीव भार होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीव भार होते हैं। हमारा अगला है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता की बात की जा रही है। यहाँ पर उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब है उपभोग करने वाला, उपभोग का मतलब है खाने वाला। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका कौन है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है जिसका उपभोग होगा वो होगा हमारा किसका? पालक का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। क्या कहता है? प्रश्न नंबर 32 हमारा कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादक किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है
इसका आपका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादन जो किया वो एजी टेंसले ने आपका किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टेंसले। हमारा अगला है सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है। तो अगर बात की जाए कि सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव आपके जीवाणु होते हैं और कवक जो है ये आपके उपभोक्ता होते हैं। तो इसलिए हमें लघु उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव में हमारे ये दोनों आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला है हरे पौधे क्या कहते हैं। तो हरे पौधे जो हमारे हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे के हमारे क्या होते हैं, हरे पौधे हमारे उत्पादकता होते हैं क्योंकि ये उपभोग नहीं करते किसी भी चीज़ का। हमारा अगला है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा देख लीजिए क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा है इसकी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, मतलब समुद्र तल के नीचे जो पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी आपकी क्या है, वो सभी आपकी पर्यावरण हैं। हमारा अगला है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है। तो वो आपको निर्धारित करता है आपका जलवायु संबंधित कारक। आपके जो जलवायु संबंधी कारक हैं वही आपके डिफाइन करते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या कैसी है और कितनी है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आ जाता है 37 नंबर पॉइंट है कि मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए आवश्यक है। हमारा अगला है किसी परितंत्र में होते हैं। तो किसी परितंत्र में क्या होते हैं, तो किसी परितंत्र में आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तो ठीक है, तथा पौधे और जंतु, जैविक और अजैविक पदार्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक, क्योंकि जैविक और अजैविक में ही आपके सारे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो उपभोक्ता कौन करता है, तो उपभोक्ता आपके जो होते हैं वो आपके होते हैं उपभोग करने वाले, मतलब वो आपके होते हैं परजीवी। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हमेशा कि हमेशा। ठीक है, हमारा अगला है कि परितंत्र का तत्व है परितंत्र। तो परितंत्र का क्या तत्व है, तो परितंत्र आपके जो है वो आपकी सौर ऊर्जा है, आपका जैविक तत्व है, आपके भौतिक तत्व हैं। तो ये सारे के सारे आपके परितंत्र कहलाते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है 41 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा होता है। आप देख सकते हैं कि जब बात की जाए क्षारों की, तो क्षार जो है वो 7 से अधिक ही आपके रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 से अधिक रहता है मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान। हमारा अगला है पारितंत्र का मुख्य रूप है। तो पारितंत्र कैसा होता है, पारितंत्र आपका मानवीकृत भी है, प्राकृतिक भी है, अंतरिक्ष भी है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, हमारा अगला है कि पारितंत्र में बाज का स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाज है वो उसका हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्च स्थान है, क्योंकि बाज जो होता है इन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, तो इनका सबसे सर्वोच्च स्थान है क्योंकि ये लास्ट स्टेज वाले होते हैं। इसके बाद इनको, क्योंकि बाज जो होती हैं इनको कोई नहीं खा पाता। ठीक है, चलिए हमारा अगला है 44 नंबर का पॉइंट है, उसको देख लेते हैं हम। पारिस्थितिकी निकेत मीन्स निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया। तो इसको प्रतिपादित किया आपका ग्रीनेल्स ने। ठीक है, ग्रीनेल्स ने आपका पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। अगला है हमारा पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, तो वो थे आपके ई हैकेल। ठीक है, ई हैकेल जो थे उन्होंने इकोलॉजी शब्द में दिया। हमारा अगला है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक तापमान बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी। तो आपकी जो श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर है वो आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। हमारा अगला है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण में दुनिया की चीज़ें सभी पर्यावरण में ही आती हैं। आपकी संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, ये सभी आपके पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा अगला है 48 नंबर का पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, हम पर्यावरण अध्ययन का घटक किसमें नहीं रखते। तो अब आप देख सकते हैं कि मानव हमारे पर्यावरण में आते हैं, वायुमंडल हमारा पर्यावरण में आता है, जलमंडल हमारा पर्यावरण में आता है, लेकिन सौर मंडल हमारा पर्यावरण में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा यही एक घटक है जो नहीं है पर्यावरण के अध्ययन में। ठीक है, हमारा अगला है
कि पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्माण का प्रारंभ कब हुआ। तो पर्यावरणीय शिक्षा और उद्देश्य का जो निर्माण है वो आपका वर्ष 1975 से प्रारंभ हुआ, 1975 से प्रारंभ हुआ। हमारा अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं महाविद्यालय से, माध्यमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पूर्व माध्यमिक स्तर से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि पूर्व माध्यमिक स्तर में इसलिए जब बच्चे 5th 6 में आ जाते हैं, तभी 6 में आ जाते हैं, हम तभी से शुरुआत कर देते हैं, बल्कि उससे पहले ही, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व माध्यमिक स्तर से। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने इस एनवायरमेंटल एजुकेशन के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपके एग्जाम तक आपके सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड एक PDF भी देंगे जिसमें आप पर्यावरण से रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।